सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है हरनेश और आप देख रहे हैं सिविल सर्विस मास्टर। हम स्टैंडर्ड 11 की एनसीईआरटी देख रहे हैं। चैप्टर 3 में ये हमारा पार्ट 3 होगा। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है देखते हैं। द WTO फाउंडेड in 1995 as a successor organization to the General Agreement on Trade and Tariff, यानी कि दुनिया में ट्रेड एंड टैरिफ के लिए कोई एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जहाँ की सारे देश के लोग आए और अपनी वक्तव्य वहाँ पर दे और अपना ट्रेड आगे बढ़ाए, ठीक है। इसलिए पहले इसका नाम था गेट और अब उनका नाम कर दिया है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत में 23 कंट्रीज वहाँ पर बिलोंग करती थी। अब ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि मल्टीलेटरल जो भी ट्रेड एग्रीमेंट है उनको एडमिनिस्टर करती थी। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उनको ऑल कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। WTO इज expected to establish a rule-based trading regime in which the nation cannot place arbitrary restriction in the trade, यानी कि अगर कि कोई देश है यानी कि इंडिया, चाइना है, तो चाइना के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं भाई वो पाकिस्तान को इतना वो कर उनको ट्रेड उनके साथ रखना पड़ेगा, वो आर्बिट्रेरी रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते कि भाई हम इनको नहीं भेजेंगे, तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स, यानी कि जो रिसोर्स है हमारे पास जो दुनिया में उनको यूटिलाइज करना है और वो ऑप्टिमम तरीके से करें। द WTO एग्रीमेंट्स कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज द सर्विसेज, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। बायलैटरल भी हो सकता है वो और मल्टीलेटरल भी हो सकता है। बायलैटरल यानी कि कोई दो एंटिटी है उसके बीच में हो रहा है। मल्टीलेटरल यानी कि कोई ग्रुप बनाया है उनके बीच में हो सकता है, ठीक है। तो बायलैटरल और मल्टीलेटरल दोनों हो सकता है। थ्रू द रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर को हटा के आगे देखते हैं। प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर ऑफ कंट्रीज, यानी कि सबको अब टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हट गए हैं, सब कंसेसेस करके एक ग्रेटर मार्केट बन सकता है एज अ WTO। एज इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ WTO, इंडिया हैज़ बीन अ फोरफ्रंट ऑफ फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स, रेगुलेशन एंड सेफगार्ड एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी कि इंडिया अब वहाँ पर भी फोकस कर रहा है और ग्लोबल रूल्स में इंडिया का भी स्थान है और वहाँ पर इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। इंडिया हैज़ केप्ट इट्स कमिटमेंट टुवर्ड द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड मेड इन WTO, यानी कि जो WTO में जो बात की गई थी कि भाई 19 में जो क्राइसिस आई थी उसमें WTO ने IMF वालों सब ने कंसेंसस करके हमें बताया था कि भाई लिबरलाइजेशन आप अपनी कंट्री में करो, तो वो हमने किया था मेड इन WTO बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट एंड रिड्यूस टैरिफ रेट्स, यानी कि क्वांटिटेटिव जो रेस्ट्रिक्शन थी यानी कि जो क्वोटा था उनको हटाई और जो टैरिफ रेट्स हमने उतनी हाई रखी थी वो हटाने को बोला गया था और हमने हटाई थी। क्योंकि एक बोले तो आप पार्ट बन सके WTO का। सम स्कॉलर्स क्वेश्चन द usefulness of India being a member of the WTO as the major volume of international trade occurs among the developed nation, यानी कि WTO में इंडिया पार्ट बनेगा तो हमारा ट्रेड भी बढ़ जाएगा, हमारा ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन गुड्स वो बढ़ जाएगा और वो डेवलप्ड नेशन के साथ बढ़ेगा। They also say that while the developed countries file complaints over the agriculture subsidies given their countries, developing countries feel cheated as are forced to open their markets for developed countries, but they are not allowed to access the markets of developed countries. What do you think? यानी कि क्या बोल रहा है कि दो देश हैं, एक देश में एग्रीकल्चर आउटपुट के ऊपर सब्सिडीज दी जा रही है, एक देश में नहीं दी जा रही है, तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर आउटपुट होगा वो सस्ता होगा तो वो इस मार्केट में डोमिनेट करेगा। तो इसी बात का है कि यहाँ पर क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा भी सब्सिडी ना दो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मोर कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो इन बात में चर्चा होती थी और जो बड़े डेवलप्ड मार्केट्स हैं और जो डेवलपिंग मार्केट्स हैं उनके बीच में भी ये कॉन्फ्लिक्ट होता था कि भाई ये यहाँ पर डेवलपिंग मार्केट में तो घुस जाते थे पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने डेवलप्ड मार्केट में नहीं घुसने देते थे।
सो दैट वाज द थिंग। आगे देखते हैं इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स, यानी कि रिफॉर्म्स में इंडियन इकोनॉमी क्या थी, एज ए असेसमेंट देखेंगे। द रिफॉर्म प्रोसेस हैज़ कंप्लीटेड 3 decades सिंस द इंट्रोडक्शन, यानी कि 1919 से लेकर 1920 तक ये रिफॉर्म, 2020 तक ये 2020 तक ये रिफॉर्म प्रोसेस चला। क्या था? एज अ न्यू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस पीरियड। इन इकोनॉमिक्स द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी मेजर्ड बाय द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। आपको पता है ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम जनरली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एज अ कंसर्न, एज अ यार्ड स्टिक हम देखते हैं कि भाई ग्रोथ जीडीपी ज़्यादा है तो आपकी ग्रोथ हो रही है, जीडीपी कम है तो आपकी ग्रोथ एज अ मिनिमम हो रही है, ठीक है। लुक एट द टेबल 3.1, द पोस्ट 1921 इंडिया विटनेस अ रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी ऑन द कंटिन्यूस बेसिस फॉर 2 decades। यहाँ पर देखते हैं, देखिए हमारी जीडीपी ग्रोथ है यहाँ पर तो कंटिन्यूस हमारी बढ़ी है। कब? 1980 से 2007 एंड 12 तक, ठीक है। कैसे बढ़ी है? देखिए 5.6, 6.4, 7.8, 8.2, यानी कि रैपिडली बढ़ी है। फिर यहाँ पर 12 से 13 में यहाँ पर फिर से एक हमें श्रंक देखने को मिला है, स्लैश देखने को मिला है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, एक और बात यहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। जैसे कि हमने बात की कि शुरुआत जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें एग्रीकल्चर बूम पे होता है, इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रही होती है आगे, और सर्विस सेक्टर बूम पे होता है। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए 3.6, 3 यानी कि जहाँ आप यहाँ से यहाँ तक आओगे तो आप देख रहे हो कि ग्रोथ इसमें कम हो रही है। अब जो लेबर्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं टू सर्विस सेक्टर। यहाँ पर देखें 6 से हो गया या 10, और इंडस्ट्री सेक्टर मिनिमम ग्रोथ कर रही है। तो दिस वॉज द रीज़न ऑफ द टेबल। वही बात यहाँ पर की कि द ग्रोथ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 5.6% टू ड्यूरिंग 1898 और 8.2% टू, वही बात की है। और द ग्रोथ एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइन, एग्रीकल्चर में हमने बात की कि भाई ग्रोथ डिक्लाइन कर रहे हैं क्योंकि यही होता है। वाइल द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशन, द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज़ गॉन अप। दिस इंडिकेट्स दैट द जीडीपी ग्रोथ इज मेनली ड्रिवन बाय द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, यानी कि देख सकते हो भाई सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है तो हमारी जीडीपी उससे ड्रिवन हो रही है, यही बोला गया वहाँ पर। ड्यूरिंग 12 to 15 there has been a setback of growth rates different sectors witnessed by in a post 1991, while the agriculture records as a high growth rate during the 30 and 40। वही टेबल है ये, बस एज अ वोकेबुलरी यहाँ पर दे दिया गया है। This sector witnessed a negative growth in the subsequent years, while the service sectors continue to witness a high level of growth, higher than the overall GDP growth in 1450. This sector witnessed a high growth rate of 9.8%. Service sector की बात करिए, the industrial sector witnessed a steep decline during the 12 and 30, बात की हमने। In the subsequent years, it begins to show a continuous positive growth, और उसके बाद वहाँ पर भी पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली है। देखिए बहुत ना ये इजी बात की गई है और बहुत ही लाइक सिंपल बात एज अ स्टोरी की तरह की गई है, तो मैं उसको उतना ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आपके काम की भी नहीं है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड से देख रहे हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, पर अगर आप यूपीएससी, जीपीएससी, सिविल सर्विस मास्टर सिविल सर्विस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको उतना घुसने की बाल की खाल नहीं निकालनी है वहाँ की, ठीक है। The opening of the economy has led to a rapid increase in foreign direct investment and foreign exchange reserve, यानी कि जब हमने 1991 में हमारी जो एलपीजी रिफॉर्म लाया उसके कारण क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी फॉरेनर्स के लिए ओपन हो गई। तो उनके कारण क्या हुआ कि हमारे देश में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई और वो बढ़ा, क्योंकि जो हम बाहर का जो ज़्यादातर लोगों का डायस्पोरा यहाँ पर आ गया थ्रू टू कन्वेक्शन रीजन्स और कॉरपोरेट रीजन। तो वो अगर बाहर से यहाँ आया तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारा बढ़ा। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच इंक्लूड्स द फॉरेन एफडीआई और एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हैज़ increased from about $100 million in 1991
टू $30 बिलियन इन 1718। यानी कि देखिए, जब हमारी इकोनॉमी एज अ डूम पे चल रही थी, तब हमारा जो FDI था वो सिर्फ 100 मिलियन था। पर बात करें 2017-18 की, तो वो 30 बिलियन पर पहुंच गया। तो ये रैपिड इंक्रीज वहाँ पर हुआ है FDI में। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रिफॉर्म्स। There has been an increase in a foreign exchange reserve from the about $6 billion in 1991 और 13 बिलियन इन 1819। यानी कि 6 से हम 413 पर पहुंच गए। एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, कहीं पर ये पूछा नहीं जाएगा, बस एज अ कंसेप्ट आप याद रख सकते हो। सो सिंस 1991 इंडिया seems as a successful exporter of auto part। यानी कि हम किसके एक्सपोर्टर बन गए? ऑटो पार्ट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल गुड्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, IT सॉफ्टवेयर में हमने बहुत अच्छा काम किया है, टेक्सटाइल में हमारा अच्छा है, एंड राइजिंग प्राइस हैव ऑल्सो बीन केप्ट अंडर कंट्रोल। यानी कि इनकी प्राइस है, इन्फ्लेशन भी हमारा कंट्रोल में रहा है आफ्टर दैट रिफॉर्म्स। On the other hand, the reform process has been widely criticized for not being able to address some basic problems facing on our economy, especially area of employment, agriculture, industries, infrastructure development and fiscal management। यानी कि देखिए, हमने LPG रिफॉर्म लाए, पर वहाँ पर और क्रिटिसाइज़ किया गया है कि सिर्फ LPG लाने से आपका सब कुछ नहीं होने वाला है। आपको एम्प्लॉयमेंट का भी सोचना है, एग्रीकल्चर का भी सोचना है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। तब हमारे पास आप सोच सकते हो कुछ ही फैक्टर्स थी, कुछ ही कैपिटल गुड फैक्टर्स थी। एंड फिस्कल मैनेजमेंट, जो कि सबसे बिगड़ा हुआ था हमारे देश का, उनको भी हमें कंसोलिडेट करना था। सो दैट वाज द मेजर क्रिटिसाइज्ड थिंग्स। अब देखते हैं ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट। बात करते हैं क्या होते हैं ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। थ्रू द GDP, और इसका पार्शियल लेते हैं, थ्रू द GDP ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज्ड इन रिफॉर्म पीरियड। द स्कॉलर्स पॉइंट आउट दैट द रिफॉर्म लेड ग्रोथ हैज़ नॉट जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट। यानी कि देखिए, हमारी GDP जो बढ़ी, पर नॉर्मल क्या होना चाहिए कि GDP बढ़ने के साथ साथ आपके जो नेशन है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होनी चाहिए, पर उस समय में वो नहीं हुआ। तो उसे, अगर आपकी GDP बढ़ रही है और आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है, तो उसे बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ, तो जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखते हैं, सो द अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं जनरेट हुई, यानी कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही थी हमारी। यू विल स्टडी दैट द लिंक बिटवीन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ इन द नेक्स्ट यूनिट। आगे के चैप्टर में हम इन दोनों के एस्पेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर में रिफॉर्म। So reform have not been able to benefit agriculture where the growth rate has been decelerating। यानी कि देखिए, ग्रोथ रेट तो डेसेलरेट कर रही थी, पता ही है, क्योंकि जब इकोनॉमी डेवलपिंग फेज से डेवलप फेज में जाती है, तो उनका जो पोर्टफोलियो ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP है वो कम हो जाता है, और होना चाहिए, अच्छी बात है। पर देखिए, रिफॉर्म्स लाए, पर जो प्रोडक्टिविटी थी वो नहीं बढ़ी, सो उनको बेनिफिट नहीं हुआ एग्रीकल्चर में। सिंस द 1991 द पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स द इरिगेशन, पावर्स, रोड्स, मार्केट लिंकेज, रिसर्च, एक्सटेंशंस, कोल्ड हाउस, विच प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी कि इनको ग्रीन रेवोल्यूशन में इन्होंने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था, पर वो फॉलो कर गए। यानी कि वो अब जो हुआ वो हुआ, अब उसमें कोई आगे क्या प्रोसेस नहीं हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई नहीं गई। Further, the partial removal of fertilizer subsidy has led to increase the cost of production। यानी कि हमें देखिए, 1919 में हमारी जो क्राइसिस आ गई वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसके कारण क्या हुआ कि सरकार ने जात की सब्सिडीज देती थी इन इरिगेशन, फर्टिलाइज़र, तो इन सब पे सब्सिडीज दे रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़े समय तक वो सब्सिडीज पीछे खींच ली, वो खींच लिया, अब सरकार उसको दे नहीं रही थी। तो इनके कारण क्या हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, और बात के आपकी परेशानी आ गई। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया था बिकॉज ऑफ दैट रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडीज, विच इज़ सेवरली अफेक्टेड द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये भाई, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो बड़े अमीर किसान हैं उनको तो उतना अफेक्ट नहीं करेगा, पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको वो अफेक्ट कर रहा है।
this sector has been experiencing a number of policy changes such as a reduction in import duties on agriculture products, a low minimum support price MSP and lifting of quantitative restriction on the import of agriculture production. तो क्या कर सकते हैं हम और क्या होना चाहिए था, जो क्या एक्सपीरियंस किया हमने कि हमें ना रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट्स यानी कि जो एग्रीकल्चर ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम करनी थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की करनी थी, और एमएसपी का जो रेट है उसको बढ़ाना था और लो रहा था उसको बढ़ाना था. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रीज़न कि हमारे जो एग्रीकल्चर में वो ग्रोथ नहीं हुई. क्यों भाई? लो एमएसपी थी. और अभी भी जो एमएसपी के चक्कर में जो ये किसान लोग दिल्ली पे हेजिटेट कर रहे हैं वो फॉर दिस रिगार्ड्स. और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम लगानी थी. दिस आर द लाइक normal things we have to do. Now these have adversely affected Indian farmers as they have not faced increased international competition. और इसके चलते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था और ज़्यादा महंगा है तो वो इंटरनेशनल एज अ मार्केट वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था. आगे देखते हैं. इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज आर compelled to open up their economies to greater flow of goods and capital for developed countries and the rendering their industry vulnerable to imports goods. यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो बोल रही थी कि भाई डेवलप कंट्रीज को कि आप अपना मार्केट खोलो फॉर द आर गुड्स एंड आर सर्विसेज. सो वो बात कही गई है यहाँ पर कि वो अपने मार्केट को खोले ताकि हम अपनी जो वल्नरेबल इम्पोर्ट है हमारा वो हम कर सके, हमारा माल सामान वहाँ पर बेच सके. सो द ग्रेट ट्रेड विल बी अकर. चीपर इम्पोर्ट्स हैव थस द रिप्लेसमेंट ऑफ डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स. यानी कि चीपर इम्पोर्ट अगर हम करेंगे तो डोमेस्टिक गुड्स को की डिमांड है वो कम होगी. आगे देखते हैं. The domestic manufacturers are facing competition from the imports. यानी कि अब जब आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हैं उनको कंपटीशन मिलेगा. अब आप ही सोच लो, अगर आप अकेले मार्केट में आपकी कपड़े की दुकान है तो आपको इतना कंपटीशन नहीं मिल रहा है क्योंकि जो भी वहाँ पर आएगा वो आपकी दुकान में ही आएगा अगर वो कपड़ा बाई करना चाहता है तो. पर अगर मान लो 2 दुकान और खुल गए तो कंपटीशन बढ़ गया. तो यही बात यहाँ पर की गई है कि भाई डोमेस्टिक जो हमारी मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग कंपटीशन. यानी कि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है वो अब कंपटीशन फेस कर रहे थे. दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूड पावर सप्लाई हैव रिमेन्ड अनएडिक्वेट ड्यू टू द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट. और पावर सप्लाई दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि वहाँ पर जो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट के कारण उसमें जो इनएडिक्वेसी थी वो देखी गई थी. इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल. यानी कि इसी में देखी गई थी ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी देखी गई थी. ग्लोबलाइजेशन इज दस द ऑफन सिम्स क्रिएटिंग अ कंडीशन फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज दैट आर एडवर्सली अफेक्ट द लोकल इंडस्ट्री टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द डेवलपिंग कंट्रीज. वही बात की ऊपर हमने बात की कि भाई बाहर से जो गुड्स एंड जो FDI आ रहा है वो अपनी जो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो नहीं की थी. टाइप ऑफ जॉबलेस ग्रोथ हुई थी हमारी ऑन दैट टाइम. तो लोकल इंडस्ट्री में वो नहीं किया था, वो एडवर्सली अफेक्ट किया था. पर ऐसा नहीं है कि भाई सब उनके डीमेरिट्स ही है, बहुत सारे उनके मेरिट्स है. हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरा था, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सुधरा था, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ था. सो अगर कुछ आप कर रहे हो तो कुछ अच्छा भी होगा, तो कुछ तो गलत है वो बुरा होगा. सो उस पर उतना ध्यान नहीं देना है. आगे देखते हैं. मोर ओवर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया स्टिल नॉट हैव टू हैव द एक्सेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट बिकॉज ऑफ हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स. वही बात की भाई डेवलप्ड कंट्रीज है वो अब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मार्केट नहीं खोल रहे थे. For the example, through the all quota restriction on export of textiles and clothing have been removed in India, USA has not removed their quota restriction on import of textiles from India और China. भाई हमने क्या किया भाई ग्लोबलाइजेशन के लिए कि भाई सब इंडस्ट्री में मान ली बात कर लो भाई टेक्सटाइल में हमने बाहर से जो आ रहे थे जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उन पे हमने टैक्स जो बैरियर्स थे वो कम कर दिए, जो कैप था वो नीचे ला दिया. पर ऐसा यूएसए ने नहीं किया.
उन्होंने चाइना और इंडिया से जो भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आ रहे थे उस पर वो कोटा जारी रखा, हमने कोटा कम कर लिया था। तो ये यूनिलैटरल टाइप ऑफ डेवलपमेंट हो रही थी तब। अब बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। एवरी ईयर द गवर्नमेंट फिक्स द टारगेट फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। डिसइन्वेस्टमेंट माने सरकार की कोई कंपनी है तो सरकार उसको बेच देगी। अब वो पूरी की पूरी भी बेच सकते हैं टू द प्राइवेट सेक्टर, और उसके शेयर्स बेच सकते हैं। यानी कि अब पहले 100% कोई कंपनी सरकार की थी, अब उनमें से वो सरकार ने मान लो उसका 20% शेयर बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आगे देखते हैं। फॉर इंस्टेंस इन 1991 to 92 इट वॉज टारगेटेड टू मोबिलाइज द 25,000 करोड़ फ्रॉम थ्रू द डिसइन्वेस्टमेंट। इस समय में क्या किया गया कि थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट हम 2500 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट कर लेंगे। द गवर्नमेंट वॉज एबल टू मोबिलाइज 3,000 करोड़ more than its target, but target था 25 करोड़ 25,500 करोड़, पर हमने कर दिया 3,040 करोड़। तो this was the surplus. So in 1780 the target was about 1 lakh crore and the achievement was kind of same. So critics point out that the assets of public sector enterprises have been undervalued and sold the private sector। यानी कि अब वो क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं कि अब देखिए सरकार कुछ भी करेगी ना तो क्रिटिक्स को कुछ तो कारण चाहिए भाई उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो सरकार बेच तो रही है पर इनको सस्ते में निकाल रही है, जो उनकी प्राइस एक्चुअल में है उनको एज अ भूल कर उसको पैरिश करके हम सस्ते में सरकार उनको बेच रही है। सो दिस वॉज द कंसर्न and this meant that there has been a substantial lose over the government and the outright sale of the public assets। यानी कि public asset की ये type of lose हो रही है हमारी। Moreover, the proceeds for disinvestments are used to offset the shortage of government revenue rather than the using it for the development of public sector enterprises and building the social infrastructure and in the country। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ के शॉर्टेज हैं, रेवेन्यूज़ में शॉर्टेज हैं, तो उसको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को डेवलप करके उस शॉर्टेज को भर सकते हैं। यानी कि हमारे जो आमदनी है वो कम है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो कंपनीज है उनमें प्रोडक्टिविटी बढ़ा कर उनको डेवलप करके वहाँ से वो हम रेवेन्यू को कम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हमारी कमाई होगी तो ज़्यादा रिसिप्ट्स आएगी तो हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। तो यही बोला गया है थ्रू द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और कंट्री में बना के, ठीक है। डू यू थिंक द सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टीज ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी? क्या आपको लगता है कि ये डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट कंपनीज की एफिशिएंसी है वो बढ़ाई जा सकते हैं? सो कमेंट ऑन देम। सो कमेंट करिए, मैं पढ़ूंगा यार, आप लोग करते नहीं हो, मैं तो पढ़ता हूँ। आगे देखते हैं। रिफॉर्म एंड फिस्कल पॉलिसीज। रिफॉर्म इन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसीज क्या होता है, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है उसको फिस्कल पॉलिसीज कहता है, ठीक है। उसमें क्या रिफॉर्म आएंगे वो देखते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैज़ बीन प्लेस्ड लिमिट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पे लिमिट लगा दिए हैं थ्रू दिस रिफॉर्म ऑन फिस्कल पॉलिसीज। सो अब पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होगा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर दिया, सब्सिडीज़ आप दे रहे हो, ग्रांट्स दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, सैलरीज बढ़ा रहे हो, तो इस पर कुछ लिमिटेशन रख दी रिफॉर्म्स में। स्पेशली इन सोशल सेक्टर यानी वेलफेयर सेक्टर में उन्होंने लिमिट्स लगा दी आफ्टर रिफॉर्म। क्या थी? द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड एम एट द यील्डिंग लार्जर रेवेन्यू एंड कर्ब टैक्स इवेजन। यानी कि हमने क्या किया उस समय कि टैक्स में थोड़ा सा एजम्पशन दे दिया और टैक्स को कम कर दिया उस एज एजम्पशन कि हमारी जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी और जो लोग टैक्स इवेजन करते हैं वो अब सुधर के टैक्स भर दे, क्योंकि हमारा टैक्स का जो क्राइटेरिया वो नीचे आ गया है। तो दिस वाज एज अ कंसेशन ओवर देयर हैव नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज द इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। पर वो एजम्पशन गलत निकला, पर वो इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू नहीं हुआ, टैक्स नहीं बढ़ा, उल्टा घाटा हो गया।
उस घाटे को बोलते हैं हम टैक्स एक्सपेंडिचर, वो हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी उसको भूल जाओ, ठीक है। टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है? द रिफॉर्म पॉलिसीज इन्वॉल्विंग टैरिफ रिडक्शन हैव curtailed द स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू द कस्टम ड्यूटीज। अब देखिए, टैरिफ रिडक्शन करा उसके कारण क्या हुआ? इम्पोर्ट बढ़े हमारे, पर इसके कारण एक और हो गया कि जब कोई बाहर से कोई सामान इंपोर्ट कर रहा था ना हमारे देश में, तो वहाँ पर उनको कुछ ड्यूटीज़ देनी होती थी कि कुछ भाई टैरिफ देना है, कुछ टैक्स देना है, एज अ नॉर्मल थिंग कि आपको कुछ पैसे गवर्नमेंट को देने हैं। पर अगर टैरिफ ड्यूटी हमने कम दे दी तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है थ्रू दिस टाइप ऑफ कस्टम्स वो कम हो गया। So, in order to attract foreign investment, tax incentives are provided to the foreign investors, which further reduce the scope of raising tax revenue। यानी कि foreign investor को थोड़े टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए, उनको इम्पेटस किया गया कि आप आइए, आप आएंगे तो फिर हम थोड़ा कुछ सेटिंग कर लेंगे भाई कि टैक्स आप पर कम लगाएंगे। सो उसके कारण क्या होगा कि भाई टैक्स रेवेन्यू को रेज करने में का स्कोप है वो डिग्रेड हो गया। So this has a negative impact on our development and welfare expenditure। भाई पैसा आएगा नहीं, अगर कम पैसा आ रहा है तो कम खर्च होगा, वही बात है। तो इन सब के कारण क्या होगा कि हमारे पास पैसा नहीं है उन सोशल सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर सकें। तो अब क्या होगा कि लोगों की सब्सिडीज कट होगी, पेंशन्स कट होगा, सैलरीज कट होगी, कट तो नहीं होगी पर धीरे धीरे बढ़ेगी वो। सो द एक्सपेंडिचर मेनली जो हमारा रिसिप्ट यानी क्या बोले, आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि थोड़ा हायर लेवल इकोनॉमिक्स है। कंक्लूजन क्या होता है अब देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन हैज़ प्रोड्यूस पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव रिजल्ट। यानी कि जो एलपीजी रिफॉर्म आए उसके कारण कई पॉजिटिव भी रिपरकशंस आए, कई नेगेटिव भी आए। But some scholars argue that the globalization should be seen as an opportunity in terms of greater access of global market, higher technology, increased in possibility of large industries of developing countries to become an important player of the international area। ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उनके कारण क्या हुआ कि इनको ना अच्छी तरीके से देखने का some scholars argue। So इनको इन्होंने इसी तरह के लिया कि ग्लोबलाइजेशन को हम अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। हमारा ग्लोबल मार्केट में हमारा दबदबा अब हो सकता है, लार्ज इंडस्ट्री हमारे देश में बन सकती है थ्रू कि अब देखिए कोई एफडीआई आता है तो एफडीआई क्यों आता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देयर कंपनी इन इंडिया और इन द एज अ टारगेटेड कंट्री। सो वहाँ पर वो क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ उनकी अच्छी होगी तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा। तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स दैट आर ब्रॉट बाय दैम। सो दिस वाज द थिंग। सो द कंट्रीज टू बिकम इम्पोर्टेंट प्लेयर्स इन इंटरनेशनल एरिया। तो हमारी जो कंपनीज है वो अपने कॉम्पिटेटिवनेस को बढ़ाएगी और इंटरनेशनल एक प्लेयर बनेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी द क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द ग्लोबलाइजेशन इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज टू एक्सपैंड देयर मार्केट्स इन अदर कंट्रीज। क्रिटिक्स का क्या बोलना है कि ग्लोबलाइजेशन डेवलप्ड कंट्री की स्ट्रेटेजी है टू एक्सपांड देयर मार्केट्स इन अदर कंट्रीज। ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू देम इट हैज़ compromised the welfare and identity of people belonging to poor countries। यानी कि पोर कंट्रीज के पीपल है उनकी आइडेंटिटी को डिग्रेड किया जाए, डिप्लीट किया जा रहा है और वेलफेयर को कम किया जा रहा है थ्रू दिस ग्लोबलाइजेशन। क्रिटिक्स बोल रही है इट हैज़ फर्दर बीन पॉइंटेड आउट दैट द मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन हैज़ वाइडन द इकोनॉमिक्स डिस्पैरिटी अमोंग द नेशंस एंड पीपल्स। और जो बिटवीन द नेशंस, बिटवीन द पीपल्स, ये जो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज़ है वो गैप ग्लोबलाइजेशन ने बढ़ाया है, ये बोला गया है। अब व्यू फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट से देखें तो सम स्टडीज हैव स्टार्ट दैट द क्राइसिस दैट इरप्ट इन द अर्ली 1990s was basically the outcome of a deep root inequalities in Indian society and the economic reform policies initiated as a response to the crisis by the government with externally advised policy package,
further aggravated the inequalities, and the further it has increased the income and income quality of consumption of high income groups, and the growth has been concentrated only the select areas in the service sector, such as telecommunication, IT, finance, entertainment, travel, hospitality service, real estates, trade. तो इन सब एरियाज़ में ही आप बोल सकते हो कंसोलिडेट था। तो वो ये सभी मानते हैं कि ये सिर्फ सभी सेक्टर को लाभ नहीं दिए, कुछ ही सेक्टर को दिया, पर ये पूरा आपके ऊपर है कि आप ग्लोबलाइजेशन को एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हो और या फिर एज अ काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म की तरीके से देखते हो, rather than the vital sector as much as agriculture, industrials provide livelihood to the millions of people in a country। ठीक है, रिकैप। अब देखिए, रिकैप हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सब यहाँ पर अच्छी तरीके से ही देखा है एज आई बिलीव। आगे ये देखिए, आपको क्वेश्चंस है, आप इनको देख लीजिए एक बार, और इनको अगर ऐसा है आपको तो आप उसको कर भी सकते हो। धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, और कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ है वो तो आप करेंगे नहीं, मुझे पता है। सो दैट वाज इट। अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो अब लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन घंटी दबा दो, बिकॉज इट विल गिव यू द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई विल अपलोड द वीडियोस। ओके, एंड स्टडी वेल। आपको रिवीजन ज़्यादा करना है तो यही है, और अपने एक ना कोई पढ़ रहा है उस दोस्त को शेयर करो, जो नहीं पढ़ रहा है उसको करो मत, जो पढ़ रहा है उसको शेयर करो। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।